हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है डेटा हाइजीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके बारे में। इट इज़ डिस्टर्बिंग दैट सम सेंसस 2027 न्यूमरेटर्स इन स्टेट्स, कह रहा है ये काफ़ी परेशानी वाली बात है कि कुछ जो 2027 सेंसस करने वाले कर्मचारी हैं, न्यूमरेटर्स का मतलब है कि जो काम कर रहे हैं, सर्वेयर्स हैं, कुछ स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश आर फेसिंग इश्यूज फॉर एक्सट्रीमली अनयूजुअल रीज़न। उनको किसी एकदम असाधारण कारणों की वजह से एक समस्या जो है वो फेस करनी पड़ रही है। इन दीज टू स्टेट्स वेयर द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस हाउस लिस्टिंग हाउस सेंसस इज अंडर वे, कह रहा है कि इन दोनों स्टेट्स में पहले फेज का सेंसस चल रहा है जिसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस हो रहा है, वो इस समय अंडरवे है, मतलब काम चल रहा है वहाँ पर। दे हैव बीन एडवाइज टू रीविजिट हाउस होल्ड्स एंड करेक्ट द डेटा डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कि कुछ जो अंतर है, इनकन्सिस्टेंट डेटा है। कह रहा है कि इनको ये जो न्यूमरेटर्स हैं, ये जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर्वेयर्स हैं, इनको एडवाइस मिली है कि ये दोबारा से घरों में जाएं और वहाँ का जो वो डेटा लेके आए थे उसमें कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ कमियां थी, उसको करेक्ट करें। एंड नॉट टू सेलेक्ट ऑप्शंस दैट मे शो द गवर्नमेंट इन अ पुअर लाइट। और उन्होंने ये भी एडवाइस दी है कि ऐसे वो ऑप्शन ना चुने जिससे जो गवर्नमेंट की इमेज है वो खराब हो जाए। ठीक है, इन अ पुअर लाइन मतलब ऐसा ना हो कि उस ऑप्शन में टिक लगा दें जिससे गवर्नमेंट की जो इमेज है लोगों के सामने वो उसके ऊपर धब्बा लगे। री-वेरिफिकेशन इज़ अ लेजिटिमेट पार्ट ऑफ एनी स्टडी। कह रहा है कि ये जो री-वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये एक वैलिड पार्ट है किसी भी स्टडी का। लेजिटिमेट मतलब वैलिड पार्ट किसी भी सर्वे का। बट दिस मस्ट बी डन टू रिफ्लेक्ट रियलिटी। लेकिन ये जो री-वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है इसको डेटा को एक्यूरेटली दिखाने के लिए ही सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ रियलिटी को ही एक्यूरेटली दिखाने के लिए होना चाहिए, नॉट टू मैनेज परसेप्शंस, ना कि लोगों की धारणाओं को मैनेज करने के लिए। परसेप्शन मतलब आप सरकार के खिलाफ क्या अपना परसेप्शन रखते हैं या क्या व्यूज़ रखते हैं। ऐसा ना हो कि ये जो रीवेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है ये दोबारा इसलिए करवाया जा रहा हो कि आपके लिए अगर कोई भी निगेटिव इमेज बनी है गवर्नमेंट की तो उसको दोबारा से ठीक कर दिया जाए। इन राजस्थान द इशू अराइजेज फ्रॉम अ सर्कुलर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल। कह रहा है कि राजस्थान में समस्या तब खड़ी हुई जब डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन, जो कि डायरेक्टर थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, एक नोटिस जारी किया डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स को। किसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया? रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड इन फील्ड डाटा, जो इस फील्ड डाटा में खामियां पाई गई थी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अपरेंटली कह रहा है कि जाहिर तौर पर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट डेटा आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, कि इस रीवेरिफिकेशन का गोल ये था कि ये सुनिश्चित करना कि जो डेटा था वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द क्वेश्चनर, और जो प्रश्नवली थी उसमें जो ऑप्शन थे उसका ठीक से मतलब चूज किया जाए उसको, ताकि जो डेटा है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हो सके। हाउएवर, हालांकि इन सम केसेस, कुछ केसेस में न्यूमरेटर्स हैव बीन टोल्ड, जो सर्वेयर्स थे, कर्मचारी थे, उनसे ये कहा गया था टू रिकॉर्ड डेटा बेस्ड ऑन एजम्पशंस, कि जो डेटा वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एजम्पशंस के ऊपर भी रिकॉर्ड करें। एजम्पशंस मतलब एक गेस वर्क करें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ सम हाउस होल्ड्स डू नॉट हैव टॉयलेट्स, कि अगर कुछ घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं, न्यूमरेटर्स हैव बीन टोल्ड टू चेक वेदर टॉयलेट्स आर अवेलेबल नियर बाई। तो न्यूमरेटर्स को ये कहा गया था कि वो ये चेक करें कि आसपास टॉयलेट्स अवेलेबल हैं कि नहीं उस घर के। ऑन द बेसिस ऑफ विच, उसके आधार पर द एंट्री कैन बी चेंज फ्रॉम ओपन डेफिकेशन टू हैविंग एक्सेस टू लैट्रीन। एंट्री को चेंज किया जा सके ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच करने से लेकर कि उनके पास लैट्रीन या टॉयलेट का एक्सेस है, वो उनके पास एक तरीके से वो वहाँ जा सकते हैं। इन उत्तर प्रदेश कह रहा है कि यूपी में द मैसेज सीम्स टू बी नॉट टू प्रेजेंट फैक्ट एज दे आर,
कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो फैक्ट है वैसे प्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं जैसे कि वो है, मतलब रियलिटी को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। रेजिंग कंसर्न्स अबाउट डेटा इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी, कह रहा है इसी वजह से चिंता खड़ी होती है कि वो डेटा कितना ज़्यादा करेक्ट है और कितना ज़्यादा रिलायबल है। फॉर अ क्रूशियल एंड सेंसिटिव एक्सरसाइज, इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील एक्सरसाइज के लिए। द प्रेजेंट एपिसोड brings to the fore the efficacy of program such as country's long running campaign against open defecation। कह रहा है कि ये जो इस समय घटना हुई है वो सामने लाती है जो बड़े बड़े देश के प्रोग्राम थे वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहे, एफिकेसी मतलब कितनी ज़्यादा उनकी इफेक्टिवनेस रही। जैसे कि कंट्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम जो था, लॉन्ग रनिंग कैंपेन था, जो कि ओपन डेफिकेशन के खिलाफ था, खुले में शौच करना था, जो कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा हमने टॉयलेट बनाए, ये किया वो किया। कह रहा है कि मगर ये जो हालिया में घटना हुई है उसने ये चीज़ सामने लाया है कि शायद वो प्रोग्राम इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे ऑन अ ग्राउंड लेवल। वाइल मैनी स्टेट्स हैव मेड टेंजिबल प्रोग्रेस, टेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सके। कह रहा है कि जबकि बहुत से स्टेट ने ठीक ठाक प्रोग्रेस करी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है। It would be unrealistic to conclude that the problem has been eliminated। कह रहा है कि ऐसा कहना एकदम अनरियलिस्टिक होगा कि जो समस्या थी ओपन डेफिकेशन की वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, कह रहा है कि प्रशासनिक पर्पज के लिए, मतलब उनके एम के लिए, उनके उद्देश्य के लिए, इंक्लूडिंग फंडिंग, चाहे उसमें फंडिंग क्यों ना हो, इट इज़ रीजनेबल टू क्लासीफाई सिटीज़ एंड विलेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। कह रहा है कि ये ठीक होगा कि हम कुछ सिटीज़ मतलब जो सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, उनको एक तरीके से बांटें, क्लासीफाई करें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स में, कुछ सर्टेन मापदंडों के अनुसार। जैसे कि ओपन डेफिकेशन फ्री एक मान लो एक लिस्ट बन गई, उसमें अलग अलग सिटीज़ आ गए। एक ODF प्लस लिस्ट बन गई, उसमें अलग सिटीज़ अलग गांव आ गए। एक ODF प्लस मॉडल बन गया, उसमें अलग सिटीज़ अलग मॉडल आ गए। ओपन डेफिकेशन फ्री में होता क्या है कि क्या टॉयलेट अवेलेबल है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं कि नहीं है, तो वो इसमें आ जाती। ODF प्लस में ये होता है कि आप वेस्ट मटेरियल है सिटी का वो सही से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ODF प्लस मॉडल में भी कुछ इसी तरीके की एडवांस चीज़ें हो जाती हैं और चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये 3 तरीके की लिस्ट क्लासीफाई करके सिटीज़ और विलेज को कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि फंडिंग मतलब पैसा देना है तब भी आसानी होती है, और वहाँ पे कंट्रोल करना या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आसान हो जाता है। बट लेकिन द क्रिटिकल क्वेश्चन इज वेदर सच अ क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट रियलिटी, कि ये जो क्लासिफिकेशन किया है क्या ये ग्राउंड की जो रियलिटी है उसको दर्शाता है कि नहीं, एंड कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द न्यूमरेटर्स, या फिर कि ये जो न्यूमरेटर जो है उनके लिए एक तरीके से समस्या पैदा कर रहा है ये क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ ग्राउंड लेवल पर जा रहे हैं तो उनके पास हो सकता है इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ या दूसरे घरों में वो ना देख रहे हों, तो उनके पास दिक्कत आ रही है कि वो कौन सा ऑप्शन टिक करें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स टू इंश्योर दैट सेंसस डेटा आर एक्यूरेट एंड क्रेडिबल। कह रहा है कि ये जिम्मेदारी है पॉलिसी मेकर्स की, नीति बनाने वालों की, कि ये सुनिश्चित करें कि ये जो सेंसस डेटा है वो एक्यूरेट रहे और भरोसे लायक रहे। दे मस्ट ऑल्सो सेंसिटाइज पीपल टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और इनको लोगों को जागरूक भी करना चाहिए ताकि वो अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें। एज पब्लिक पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, क्योंकि जो लोगों के लिए नीतियाँ होती हैं और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो इन्हीं डेटा के हिसाब से बनाई जाती हैं, एंड अल्टीमेटली फाइनली बेनिफिट देम, और वो इनको लाभ पहुँचाती हैं। The authorities must recognize and resolve the legitimate difficulties, और जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक तरीके से मानना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए, सुलझाना चाहिए जो वैलिड डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो सही में जो समस्याएं हैं उनको फेस्ड बाय न्यूमरेटर्स, जो कि ये जो सेंसस करने वाले हैं इनके द्वारा फेस किया जा रहा है। एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस हार्डली नीड्स एनी रीइटरेशन, कह रहा है क्योंकि ये जो जनगणना हो रही है इसका महत्व है इतना ज़्यादा साफ है कि इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। द यूनियन गवर्नमेंट शुड बी क्वाइट लिबरल
इन इन्हांसिंग अलाउंसेस फॉर न्यूमरेटर्स टू इंश्योर एफिशिएंट एंड टाइमली वर्क। कह रहा है कि केंद्र सरकार को इतना ज़्यादा लिबरल होना चाहिए, एक तरीके से उदार होना चाहिए कि वो लोगों का जो पेमेंट है, सैलरीज है, अलाउंसेस है, भत्ता है, उसको बढ़ाएं ताकि न्यूमरेटर्स के लिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके जो न्यूमरेटर्स का काम है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से हो और ये जो काम है वो पूरी तरीके से टाइमली कंप्लीट हो जाए। इट शुड नॉट ओनली बी कॉन्शियस ऑफ द फाइनेंशियल आउटले इन्वॉल्व अबाउट 11,1700 करोड़ फॉर द इंटायर कंट्री। कह रहा है कि सरकार को केवल इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जनगणना पर लगभग 11,718 करोड़ खर्च हो रहे हैं, बट ऑल्सो ऑफ द नीड टू मेक रिलायबल डेटा पब्लिकली अवेलेबल फॉर पर्पसेस सच एज टारगेटेड एंड इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सही और विश्वसनीय आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हों ताकि सभी लोगों को ध्यान में रखकर अच्छी पॉलिसीज बनाई जा सकें। द गवर्नमेंट शुड सेंड अ क्लियर मैसेज। कह रहा है कि गवर्नमेंट को एकदम एक क्लियर मैसेज भेजना चाहिए दैट कि डेटा सैनिटाइजेशन मस्ट नॉट बी अंडरटेकन अंडर द गाइज ऑफ रीवेरिफिकेशन। कह रहा है कि रीवेरिफिकेशन के नाम पर ऐसा ना हो कि डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जाए। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है कि उसके साथ ऐसा ना हो कि उसके साथ फेरबदल किया जाए, डेटा को बदल दिया जाए। ठीक है, अब इसमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो पैसेज के हिसाब से ट्रू है। ऑब्जेक्टिव हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस का था कि इज टू वैलिडेट द एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम लाइक ODF कैंपेन, कि ये ऑब्जेक्टिव था इस हाउसिंग सेंसस का कि जो इस समय प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग वेलफेयर प्रोग्राम है, उसको ये प्रूव करना ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे कि ODF कैंपेन। नहीं, ये नहीं था। Discrepancies identified in the field data in Rajasthan were attributed to the technical inability of numerators to use the digital questionnaire effectively। कह रहा है कि जो भी गड़बड़ियाँ डेटा में निकली हैं राजस्थान में वो इस वजह से निकली हैं क्योंकि जो न्यूमरेटर्स थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके पास एक तरीके से टेक्निकल एबिलिटी नहीं थी कि वो डिजिटल क्वेश्चनायर को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, जो प्रश्नावली थी उसको वो सही तरीके से यूज़ कर पाएँ, ऐसा भी नहीं था। The credibility of public welfare scheme is inextricably linked to the authenticity of the demographic and infrastructure data collected during the census। कह रहा है कि पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स तभी क्रेडिबल होंगी जब जो डेटा ग्राउंड से आ रहा है वो अथेंटिक होगा, मतलब जो न्यूमरेटर्स डेटा ला रहे होंगे अगर वो सही डेटा लाएंगे तभी जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है वो सही तरीके से काम करेगी। अगर वो डेटा सही नहीं लाएंगे तो आगे आने वाली जितनी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम होगी वो सही तरीके से उसकी ना तो फंडिंग हो पाएगी ना हम सही से उसको चला पाएंगे। तो यही एकदम सही आंसर है। हाई लेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर दैट रीवेरिफिकेशन इज यूज्ड एज अ टूल टू इंप्रूव द एस्थेटिक परसेप्शन ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। इनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था न्यूमरेटर्स को। ठीक है, हाई लेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे, तो ये गलत है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following best summarizes the author's central argument regarding the re-verification process? कह रहा है कि क्या सोचता है जो ऑथर है री-वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। री-वेरिफिकेशन इज अ रिडेंडेंट एक्सरसाइज। कह रहा है कि री-वेरिफिकेशन एकदम बेकार की एक्सरसाइज है दैट क्रिएट्स अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर। ऐसा नहीं है, उसने ये नहीं बोला है कि री-वेरिफिकेशन पूरी तरीके से गलत है। वाइल री-वेरिफिकेशन इज फंडामेंटली अ वैलिड रिसर्च टूल। कह रहा है कि जबकि ये रिसर्च रीवेरिफिकेशन जो है वो एक वैलिड रिसर्च टूल है, मतलब ठीक है, मूलभूत तरीके से वो होना ही चाहिए। इट इज़ करेंटली बीइंग सबवर्टेड टू मैनिपुलेट डेटा, लेकिन इस समय इसका यूज़ किया जा रहा है डेटा को चेंज करने में ताकि राजनीतिक और प्रशासनिक जो नरेटिव्स हैं, कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं उनकी तरफ उसको वो सूट करें। हाँ, तो ये एकदम सही है। प्रोसेस ऑफ रीवेरिफिकेशन शुड बी ऑटोमेटेड। कह रहा है रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस ऑटोमेटेड कर देना चाहिए, ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है। रीवेरिफिकेशन सर्व एज अ करेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर दैट हाउस होल्ड प्रैक्टिसिंग ओपन डेफिकेशन आर प्रॉपरली इंसेंटिवाइज टू यूज नियर बाई कॉमनल लैट्रिन्स। कह रहा है कि रीवेरिफिकेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो इसलिए था कि वो कदम उठाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके जिन हाउस होल्ड के पास अभी भी जो ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच जा रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दिया जा सके ताकि वो जो आसपास का जो भी टॉयलेट्स हैं उसको वो सही तरीके से यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है।
वॉट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स व्यू ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन एज ओपन डेफिकेशन फ्री। कह रहा है कि ODF के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें ऑथर क्या सोचता है। द ऑथर्स बिलीव दैट ODF क्लासिफिकेशन आर फैब्रिकेटेड एंड हैव नो बेसिस ऑन द टेंजिबल प्रोग्रेस मेड बाई वेरियस स्टेट। नहीं, गलत है। कह रहा है कि ऑथर ऐसा सोचता है कि जो ODF का क्लासिफिकेशन हुआ है वो सिर्फ फैब्रिकेटेड है, मतलब उसको सिर्फ जानबूझ के बनाया गया है और उसका कोई भी रियलिटी से लेना देना नहीं है और किसी तरीके का भी प्रोग्रेस जो है कहीं भी नहीं देखा गया है किसी भी वेरियस स्टेट्स में। ऐसा तो एकदम गलत है। सच क्लासिफिकेशन आर नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बट दे मे क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनकरेजेस द फॉल्सिफिकेशन ऑफ ग्राउंड लेवल रियलिटी। हाँ, कह रहा है कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो ठीक है अगर आप प्रशासनिक रूप से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अलग अलग एरियाज को सही से चलाना चाहते हैं तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी है, लेकिन इसका जो यूज़ हो रहा है वो ग्राउंड लेवल रियलिटी को छुपाने के लिए हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। These classification are the cause of the lack of resources and poor teacher to student ratio, ये कहीं नहीं बताया गया है। The author suggests that the criteria for the ODF plus model should be made stringent to prevent numerators from making assumption। कह रहा है कि ऑथर ये सजेस्ट करता है कि जो ODF प्लस और ODF प्लस मॉडल का जो भी रूल है, जो भी मानक है, उसको और ज़्यादा कठोर कर दिया जाए ताकि वो जो न्यूमरेटर्स हैं वो एजम्पशन करने से उनको रोका जा सके। ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। Based on the author's claim argument made in the passage, the authors would agree with all of the following statements except। कह रहा है कि ये 4 स्टेटमेंट जो है उससे ऑथर एग्री करेगा, बस एक से एग्री नहीं करेगा। वो कौन सा स्टेटमेंट है? एडमिनिस्ट्रेटिव categorization of reasons into tiers like ODF plus serves a practical function in the allocation of government resources funding। हाँ, ये एकदम इससे एग्री करेगा। क्यों? उसने खुद कहा था कि ये जो ODF सिटी के कैटेगराइजेशन है, अलग अलग क्लासीफाई करना, ये जरूरी है अगर हम फंडिंग देना चाहते हैं। मान लो कि आपको किसी देश में सिटी में फंडिंग देने, तो आप क्या करोगे? ये डेवलप्ड ज़्यादा है, यहाँ पे कम फंडिंग जानी चाहिए, ये ज़्यादा यहाँ पे मार्जिनलाइज लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पैसा जाना चाहिए, है ना। तो ये ऑथर इस बात से मानता था, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इंश्योरिंग द फाइनेंशियल वेल बींग ऑफ सेंसस न्यूमरेटर्स थ्रू इंक्रीज अलाउंसेज इज अ नेसेसरी स्टेप फॉर द एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ द नेशनल सेंसस। ठीक है, ये भी बात सही है। ऑथर ने ये भी कहा था कि भाई इनका पैसा बढ़ाया जाए, इनको भत्ता ज़्यादा दिया जाए ताकि जो काम है वो एफिशिएंट तरीके से और टाइमली कंप्लीट हो सके, तो ये भी सही है। द लॉन्ग टर्म effectiveness of inclusive policy making is compromised when field data is manipulated to manage the public perception of the government performance। अगर हम लोगों की धारणा को चेंज करेंगे गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को लेकर, तो जो फील्ड डेटा है उसमें अगर हम मैनिपुलेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी दूर की नीतियां हैं उसमें फ़र्क आएगा। तो ये भी बात उसने बोली थी, तो ये भी एकदम सही है। The current instruction given to numerator in Rajasthan regarding nearby toilets are scientifically sound method of ensuring data accuracy। कह रहा है कि जो निर्देश दिए गए हैं राजस्थान में न्यूमरेटर्स को जो पास के टॉयलेट्स को लेकर, वो साइंटिफिक तरीके से एकदम सही मेथड है अगर हमें डेटा को एक्यूरेट रखना है। ये एकदम गलत है, ठीक है, और ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल टू इंश्योर एफिशिएंट एंड टाइमली वर्क। ठीक है, इसका क्या ग्रामेटिकल रोल है देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, शुड बी क्वाइट लिबरल, उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उदार रहना चाहिए इन इनहेंसिंग अलाउंसेज फॉर न्यूमरेटर्स, ताकि वो इंश्योर कर सके एफिशिएंट एंड टाइमली वर्क। क्या है ये देखते हैं। नाउन फ्रेज है, फंक्शनिंग एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क इनहेंसिंग। पहली बात तो इनहेंसिंग कहाँ है? इन एनहेंसिंग ये जेरेंड है क्योंकि ये इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब है ही नहीं, तो हटाओ इसको। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ, अब ये कुछ लोग कहेंगे ये अलाउंसेस क्या है, अरे ये भाई जेरेंड है तो जेरेंड का ऑब्जेक्ट हो गया। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पज मॉडिफाइंग द मेन एक्शन ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है ये एडवर्बियल फ्रेज है जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। हाँ, हम एडवर्बियल फ्रेज का ऐसा यूज़ करते हैं अगर हमें पूरे सेंटेंस के को मॉडिफाई करना है, तो ये सही लग रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन अलाउंसेस को मॉडिफाई कर रहा है। अलाउंसेस कहाँ है भैया? ये अलाउंस है, इसको क्यों अलाउंसेस को क्यों करेगा मॉडिफाई? वो कह रहा है कि सरकार को उदार होना चाहिए ताकि वो अलाउंसेस दे, जो पूरे प्रोसेस को वो क्या कहते हैं मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है। अपोजिटिव फ्रेज है रीनेमिंग द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को दोबारा से डिफाइन कर रहा है, नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कर ही लेते हैं, छोटा सा है। Whenever we face difficult moments in life, कह रहा है जब भी हम कुछ मतलब बहुत ख़राब समय जब झेलते हैं अपनी लाइफ में, our religion dash a helping hand and encourages us not to fear, said Lanka Jairaj in a discourse।
कह रहा है कि लंका लहरार ने अपने भाषण में कहा कि जब हम अपने जीवन में काफ़ी खराब समय को झेलते हैं तो हमारा जो धर्म होता है वो हमारी सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है और हमें उत्साह देता है कि हम डरे ना। डेथ इज़ अनडाउटेबली अ मेजर लॉस इन आवर वर्ल्डली सेंस। कह रहा है कि इस दुनिया के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो जो डेथ है हमारे यहाँ वो बिना किसी डाउट के बहुत ही बड़ा लॉस है। हाउएवर, हालांकि आर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फिलॉसफी, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल फिलॉसफी है वो हमको ये सिखाती है दैट इट इज़ एन डैश, कि ये एक क्या है, डेथ एक क्या है। हमारे धर्म में डेथ को क्या बताया गया है, वो बस एक प्रोसेस है, एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से लाइफ ख़त्म हो जाती है, ट्रेडिशनल रूप से बात कर रहा हूँ। आर एग्जिस्टेंस इज मेड डैश बोथ बॉडी एंड लाइफ फोर सोल। हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे शरीर से और आत्मा से बना हुआ है। दो द फिजिकल फॉर्म इज लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि जो हमारा फिजिकल फॉर्म है, जो ये शरीर है, वो इस धरती में रह जाता है। द लाइफ फोर्स डजेंट सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन को चलाने वाली जो एनर्जी है वो भी वहाँ रुक जाती है। बेस्ड ऑन आर एक्शन, कह रहा है कि हमारे एक्शन के अनुसार कर्म एंड ट्रांजिशन द जर्नी कंटिन्यूज। हमारे कर्मों और जो कर्म होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, उसके हिसाब से हमारी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है जब तक हमारी सोल जो है वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को अचीव नहीं कर लेती। फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग द 5 एक्ट्स ऑफ गॉड आर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, कंसीलमेंट, ग्रेस। कह रहा है कि और ज़्यादा समझने के लिए ईश्वर के 5 एक्ट हैं। एक तो है क्रिएट करना, दूसरा है लोगों को प्रिजर्व करना, बचाना, संरक्षण करना उनका, तबाही लाना, डिस्ट्रक्शन लाना, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, ग्रेस मतलब कृपा करना, दया करना। कंसीलमेंट मीन्स दैट गॉड हाइड्स द अल्टीमेट ट्रूथ डैश आर कर्म इज रिजॉल्व एंड देन रिवील्स इट थ्रू हिज ग्रेस। कह रहा है कि ईश्वर हमसे अल्टीमेट जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसको छुपा के रखते हैं जब तक हमारे कर्म का पूरा जो लेखा जोखा है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, और उसके बाद ही अपनी कृपा जो है वो हम लोग के ऊपर बरसाते हैं। तिरुकुरल, अ ग्रेट वर्क बाय तिरुफुल्लर, प्लेसेस तमिल्स ऑन अ ग्लोबल पेडेस्टल। कह रहा है कि तिरुकुरल जो कि एक महान काम था तिरुवुल्लर का, उसने तमिल्स को काफ़ी ऊंचे स्तर में दुनिया में रख दिया। फॉर एनी सिविलाइजेशन, किसी भी सत्ता के लिए, हैविंग टेक्स्ट लाइक तिरुकुरल अनोन इज अनफ। ये तिरुकुरल टाइप का जो टेक्स्ट होता है अगर उनके पास है, उस सभ्यता के पास, तो वो काफ़ी है उनको आगे बढ़ाने के लिए। इट इज़ अ टाइमलेस वर्क दैट ओपनली एक्सप्लेन द डीपर ट्रूथ एंड प्रिंसिपल्स बिहाइंड लाइफ एंड क्रिएशन। कह रहा है कि ये एक बहुत ही बढ़िया काम था जिसने काफ़ी ज़्यादा गहराई में हम लोग को जो सच्चाई है और सिद्धांत है जो ज़िंदगी के पीछे है और क्रिएशन के पीछे है उसको समझाई है। तिरुकुरल इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। तिरुकुरल जो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला है वर्चू मतलब अच्छाई, वेल्थ धन, लव प्यार, लिबरेशन मुक्ति, और सेलिब्रेशन जो मोक्ष या मुक्ति। ही ऑल्सो एम्फसाइजेज दैट गॉड कैन नॉट बी फुल्ली अटेन्ड थ्रू ग्रामर और नॉलेज। उसने क्या करा है कि ये जो टेक्स्ट है उसने इस बात पर जोर दिया है कि ईश्वर को हम सिर्फ अपने ज्ञान के जरिए ही नहीं प्राप्त कर सकते, बट कैन बी रियलाइज थ्रू डैश। ही बिलीव दैट इफ वर्चू इज डीपली रूटेड इन अ सोसाइटी नो वन कैन डिस्ट्रॉय इट। कह रहा है कि उनका मानना है कि अगर हमारे समाज में अच्छाई जो है वो बहुत गहरे स्तर तक पहुंच जाए तो फिर इस समाज को किसी का डर नहीं है, कोई भी इसको विनाश नहीं कर सकता। ठीक है, अब पहला वाला देखो, प्रोफेर, विदहेल्ड, एक्सटेंड, आउट स्ट्रेचेस। क्या होना चाहिए? आर रिलीजन डैश अ हेल्पिंग हैंड एंड इनकरेजेस अस नॉट टू फियर। प्रोफेर का मतलब होता है ऑफर करना, हो सकता है, मगर चक्कर ये है कि ये जो रिलीजन है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, तो ये तो होगा नहीं। विदहेल्ड का मतलब होता है रोक कर रखना, कोई मतलब नहीं आ रहा है। एक्सटेंड्स मतलब हाथ बढ़ाना, ठीक है। आउट स्ट्रेचेस का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, आउट स्ट्रेचेस का मतलब, तो ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एक्सटेंड्स अ हेल्पिंग हैंड एक ईडियम भी है ना, कि एक मदद का हाथ बढ़ाना, तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा हमारा? एक्सटेंड्स। स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फिलोसफी टीचर्स एज दैट इट इज, एक मिनट, डेथ इज अनडाउटेबली अ मेजर लॉस इन आर वर्ल्डली सेंस, हाउएवर आर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फिलोसफी टीचर्स एज दैट इट इज, क्या है ये? एक इल्यूजन है डेथ,
इल्यूजन का मतलब होता है escape, बच निकलना। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। फैंटम का मतलब होता है घोस्ट। एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, इशारा। तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भ्रम जरूर हो सकता है, इल्यूजन। कह रहा है कि जो हमारी डेथ है वो एक भ्रम है। हम जरूर इस समय भौतिक दुनिया में या जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है इसको समझते हैं, हाँ ये डेथ बहुत बड़ी चीज़ है, मगर स्पिरिचुअल नज़रों से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा हमारा, इल्यूजन। आर एग्जिस्टेंस इज मेड डैश बोथ बॉडी एंड लाइफ फोर सोल। अप होना चाहिए, मेड अप। देखो मेड अप ऑफ होता है, मेड अप नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा। मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी का एकदम केमिकल चेंज हो जाए, जैसे पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। मेड विद का मतलब होता है कि कोई इंग्रेडिएंट उसमें मिला दिया जाए, मतलब जैसे कोई चीज़ हो वो किसी सामान के साथ बनाई गई हो, जैसे दिस केक इज मेड विद फ्रेश क्रीम एंड एग्स, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बेस्ट क्या होगा, मेड ऑफ बोथ बॉडी एंड लाइफ फोर्स। और मेड ऑफ हम तभी यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को बनाने के पास उसका जो मेन चीज़ होती है, मटेरियल, वो चेंज नहीं होता। जैसे दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वो लकड़ी से बनी है मगर चेंज नहीं हुई है, कोई केमिकल चेंज उसके अंदर नहीं आया है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, मेड ऑफ बोथ बॉडी एंड लाइफ फोर्स। कंसीलमेंट मीन द गॉड हाइड द अल्टीमेट ट्रूथ डैश आर कर्म इज रिजॉल्व एंड देन रिवील्स इट थ्रू हिज ग्रेस। क्या होना चाहिए, अनलेस एल्बिट अनटिल लेस्ट। देखो अनलेस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कंडीशन होती है, ठीक है, वहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही होती है, तो कंडीशन के लिए तो नहीं है। अल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, तो कोई मतलब नहीं आ रहा है यहाँ पे। अनटिल का मतलब होता है जब कोई एक समय सीमा होती है, कहता है ईश्वर हमसे तब तक सच्चाई को छुपा के रखता है जब तक हमारे कर्म जो है वो पूरी तरीके से रिजॉल्व ना हो जाए, है ना, एक समय है, मतलब तब तक। तो यहाँ पे अनटिल ज़्यादा बेस्ट है। लेस्ट जो है का मतलब होता है ऐसा ना हो कि ये कंजंक्शन है, हालांकि कंजंक्शन तो सारे ही हैं, मगर लेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा, अनटिल आर कर्म इज रिजॉल्व। God cannot be fully attained through grammar or knowledge, but can be realized through dash। किस तरीके से हम ईश्वर को समझ सकते हैं, रिनंशिएशन मतलब त्याग करके, है ना, वैराग्य का जीवन पाकर हो सकता है। एसिडिज्म का मतलब होता है बहुत सिंपल जीवन या फिर बहुत एक संन्यास ले लेना, ठीक है। एक्सल्यूशन का मतलब होता है फॉरगिवनेस, कोई मतलब नहीं है। पेनेस का मतलब होता है तप, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्डली दुनिया को एक तरीके से छोड़ने की। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा कि हम अपनी चीज़ों को, जब जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे, ये जो पैसेज का कंटेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं, है ना, उनको रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होना चाहिए, रिनंशिएशन होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये है पैरा नंबर, एक बार खुद से ट्राई करो। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। ए जो हो गया वो PQRS हो गया, बी जो है वो PRQS है, PRQS, और एक RPQS, एक RQSP, RPQS एंड RQSP, सही है ना, RPQS RQSP, ठीक है। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, PQRS को अरेंज करना है। ऑप्शन लिखे हुए मैं, खुद से एक बार ट्राई कर लो। In August 2022, Space Kids India launched Ajadi Sat, a satellite built by 750 rural Indian girls to bridge the gender gap in space science। कह रहा है कि 2022 अगस्त को स्पेस किड्स इंडिया ने आज़ादी सैट नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च करी, जो कि 750 इंडियन रूरल गर्ल्स ने मिलकर बनाई थी। और वो इसलिए बनाई थी ताकि जो जेंडर गैप है महिलाओं और जो आदमी है उनके बीच में, उसको कम किया जा सके, ठीक है। These ambassadors were then tasked with promoting the mission's ambitious goals to young students in schools across their respective countries। और फिर ये जो एम्बेसडर थी, मतलब प्रतिनिधि थी, इनको एक टास्क मिला कि ये इस मिशन को, इस मिशन के एम्बिशियस गोल को प्रमोट करें, है ना, यंग स्टूडेंट्स के पास स्कूलों में, अपने अपने कंट्री में, ठीक है। क्या होना चाहिए S1 के बाद, पी को देखते हैं। पी दो बार ऑप्शन में है, एक आर है। द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ दिस सेकेंड मिशन, यहाँ पे भी पहले मिशन की बात हो रही है या फिर पहले मिशन का भी पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे सेकेंड मिशन की बात आ गई। आर तो नहीं होगा पहला, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया।
Although हालांकि this initial mission failed to reach the lower Earth orbit, its successor आज़ादी SAT-2 was successfully launched the very next year। कह रहा है कि हालांकि इसका जो इनिशियल मिशन था जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाना था वो फेल हो गया था, उसके बाद वाला जो आज़ादी SAT-2 था वो पूरी तरीके से सफल रहा था। ठीक है, दोनों ही अभी बने हुए हैं। That inclusive idea quickly led to global collaboration with 108। कौन सा आइडिया की बात हो रही है जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गया, जिसमें 108 कंट्रीज में कोलैबोरेशन हो गई? पता नहीं, तो ये तो गया। द रिसाउंडिंग सक्सेस, इसकी ये जो सेकंड मिशन की सक्सेस थी, मेड श्रीमती पाउंडर, उसने उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अ क्रूशियल क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई मेक द नेक्स्ट मिशन जस्ट फॉर इंडियन गर्ल्स, कि हम अपना अगला मिशन सिर्फ भारतीय ही गर्ल्स के लिए क्यों बनाएं? PR एकदम सही आ रहा है। अब कह रहा है कि ये जो इंक्लूसिव आइडिया था वो पूरी दुनिया में एक तरीके से फैला, जिसकी वजह से 108 कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें इंक्लूड थी UK, ब्राज़ील, मैक्सिको, सेवरल अफ्रीकन नेशंस। अब बोले टू टेक दिस न्यूली एक्सपेंडेड ग्लोबल मिशन फॉरवर्ड, वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम स्टेम फील्ड्स वर केयरफुली सेलेक्टेड। तो हमारा आंसर क्या होगा? PRQS बेस्ट आंसर है। ठीक है, PRQS। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।